आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12th के इतिहास का 10वां चैप्टर जो कि है हमारा उपनिवेशवाद और देहात। हालांकि आपको बता दिया जाए ये कंप्लीट चैप्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ आधा ही चैप्टर आ रहा है और जितना चैप्टर आ रहा है उतना ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो याद रखिएगा टर्म 2 के लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर आप सिंपल वे में समझिएगा कि जितने भी प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है इस अध्याय से ये है, भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शायद ही कभी बंगाल से परे किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं दिया गया या फिर क्यों नहीं लागू हुआ था। इसके हमारे को दो कारण बताना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया था। 2009 में पूरे भारत में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लीजिएगा कि भाई भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त जो था वो शायद बंगाल के अलावा ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके दो कारण हमारे को बताने हैं। तो 1810 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कब? 1810 के बाद तो कृषि में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। इसके कारण बंगाल में जमींदारों की आय में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पे समझिएगा कि 1810 में कृषि का जो भी उत्पादन था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। बंगाल के जो जमींदार थे उनकी भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि वो जमींदार है और कुछ लोग थे उनके ज़मीनों पर ही खेती किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। इस प्रकार औपनिवेशिक सरकार स्थायी बंदोबस्त के बजाय अस्थायी राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत करके अपने भू राजस्व को अधिकतम करना चाहती थी। अब यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त को समझिएगा। स्थायी बंदोबस्त में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया जाता है और अस्थायी बंदोबस्त में मतलब कभी भी राशि को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने भी अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था कि भाई यहाँ पे किसानों को भी फायदा हो रहा है, जमींदारों को भी फायदा हो रहा है, हमारे को नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने बंदोबस्त लागू किया था उसकी राशि हम बढ़ा देते हैं, तो इसको अस्थायी बंदोबस्त बोला। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थायी बस्तियाँ बनाई, तो वह उस समय के आर्थिक सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। 1820 के दशक तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपने इस नए सिद्धांत के साथ आए, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए अधिशेष कृषि उपज पर कर लगाने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर जो अर्थशास्त्री थे डेविड रिकार्डो, उन्होंने बोला कि अंग्रेजी शासन को अगर वृद्धि चाहिए, अगर उनको वृद्धि करनी है राजस्व में, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि कृषि की जो भी उपज है, मतलब किसान जितना भी उपज या फिर जितनी भी फसल को पैदा कर रहे हैं उसमें आपको कर लगाना पड़ेगा। कर लगाओगे तो आपको फायदा होगा। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि स्थायी बंदोबस्त पर कर एकत्र करने के लिए एक उचित तरीका नहीं है। मतलब ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये एक उचित तरीका नहीं है, हमारे को अस्थायी बंदोबस्त को चुनना पड़ेगा, जहाँ पे हम इनसे किसी भी प्रकार अलग अलग राशि में अपना बंदोबस्त ले सके। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, याद रखिएगा, उससे अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो पूरे भारत में पूछा गया था प्रश्न। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, रैयत साहूकारों को कुटिल और धोखेबाज के रूप में देखा गया। किसको? रैयत साहूकार और यहाँ पे जो जमींदार थे आप उनको बोल सकते हो, राइट। रैयतों को जो भी साहूकार थे, जो भी किसानों को कर वगैरह देते थे, उनकी बात की जा रही है, उनको कुटिल और धोखेबाज के रूप में देखा गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए, राइट। तो हमारे को ये बताना है, दिल्ली मतलब सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। कब? 2016 में। तो ये बिल्कुल सच है कि रैयत साहूकारों को कुटिल और धोखेबाज के रूप में देखा गया था। बहुत ही ज्यादा धोखेबाज थे, क्योंकि साहूकार किसानों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील थे। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसी भी किसानों की स्थिति हो, जैसे क्या था कि भाई किसान जाते थे साहूकार के पास और साहूकार से कुछ पैसे ले लेते थे। अब जब वो पैसे लेते थे, अगर मान लो कि भाई अब उन पे ब्याज तो लग ही रहा है किसानों पे, तो यहाँ पर अगर उनकी ज़मीन में मतलब बोल सकते हो कि खेती वगैरह नहीं हुई या फिर फसल बर्बाद हो गई, अच्छी फसल नहीं हुई किसानों की, लेकिन उसके बाद भी साहूकार ऐसे थे कि उनका कर जो थे वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते थे। मतलब जितना भी ऋण बढ़ता हुआ जाता था उतना बढ़ाते हुए चले जाते थे। वे कर्ज के जाल में गहरे उतर गए। मतलब यहाँ पे किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा फंस गए और अपने अस्तित्व के लिए साहूकार पर निर्भर थे। अब यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखो, पहला कि भाई रैयत मतलब जितने भी किसान थे साहूकार से उन्होंने पैसे लिए, राइट। अब वो क्या है कि इसमें ऋण जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा उस साहूकार के पास जाते हैं, दोबारा पैसे लेते हैं। तो ऐसे क्या है कि उनका कर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1859 में एक सीमा अधिनियम पारित किया, राइट। एक बोल सकते हो नियम लागू किया। कौन सा? सीमा अधिनियम, जिसका उद्देश्य समय के साथ ब्याज की जांच करना था। मतलब जितना पैसा साहूकार ने दिया और जितना पैसा उसके पास ब्याज के तौर पर आया उसकी जांच करना था। और साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित
ऋण बॉन्ड की 3 साल की वैधता देना था। मतलब अब ये समझिएगा कि इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें 3 साल का ऋण बॉन्ड था। ऋण बॉन्ड का मतलब एक होता है ना कि एग्रीमेंट जो हम करा लेते हैं कि भाई इसने 3 साल के लिए पैसे लिए हैं, 3 साल में रिटर्न कर देगा, तो इसलिए साहूकार ने फिर से कानूनी में हेरा-फेरी कर दी, मतलब जो भी यहाँ पे नियम बनाया गया था उसमें हेरा-फेरी कर दी और रैयत को हर 3 साल में एक नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया कि आप क्या करो कि भाई आपका बॉन्ड खत्म हो गया तो आप दोबारा से हस्ताक्षर करो, मतलब उनको कर ज़्यादा लेना था। जब एक नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए गए तो बकाया राशि, मूल ऋण और संचित ब्याज को सैद्धांतिक रूप से दर्ज किया गया, जिस पर ब्याज शुल्क के एक नए सेट की गणना हुई। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो जैसे क्या था कि जैसे ही 3 साल होते थे, राइट? 3 साल का ऋण बॉन्ड था और उसके अंतर्गत जितना भी ब्याज आता था उसमें से कुछ हिस्सा किसको जाता था? अंग्रेजों को जाता था। तो जैसे ही 3 साल खत्म होते थे, अंग्रेज क्या करते थे? वापिस उन्हीं लोगों को बुलाते थे, रैयत को, किसान को, और बोलते थे दोबारा इस पे साइन कर दो। ठीक है? मतलब बॉन्ड अगर वो दोबारा से रिन्यू हो गया तो मतलब अंग्रेजों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आगे जब ऋण चुकाया गया तो उन्होंने रसीद देने से मना कर दिया। मतलब रैयत जो थे, किसान जो थे, जब उन्होंने अपना कर दे दिया तो यहाँ पर उन्होंने बोला साहूकार ने कि हम तुम्हारे को रसीद नहीं देंगे। बॉन्ड में जाली आंकड़े दर्ज कराए गए, किसानों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और अंगूठे के निशान दर्ज किए गए और किसानों को यह जानने नहीं दिया कि दस्तावेजों के अंदर क्या है। मतलब बोल सकते हो जबरन यहाँ पे साहूकारों ने यह हरकत दिखाई थी। अगला हमारा प्रश्न है, कुदाल और हल के बीच की लड़ाई बहुत लंबी थी। 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल की पहाड़ियों के संथाल और पहाड़ियों के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हमारे को पता है कुदाल और हल के मतलब संथाल और पहाड़ी लोगों की लड़ाई के बारे में हमारे को डिस्कस करना है। इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो इस कथन को हमारे को बोल सकते हो पुष्टि करनी है इसकी। आपको ये आंसर बताना है और ये जो हमारा प्रश्न है 2016 में पूछा गया था, राइट, सीबीएसई बोर्ड में। तो संथाल 1780 के आसपास बंगाल में आए थे जब वे पहाड़ी को वश में करने में विफल रहे। मतलब अंग्रेज जो थे जब वो पहाड़ी लोगों को वश में करने के विफल रहे, मतलब आप बोल सकते हो अंग्रेज चाहते थे कि पहाड़ी लोग जो हैं वो क्या करें, उनके लिए खेती करें। वो खेती करेंगे तो उनके पास कर आएगा अंग्रेजों के, लेकिन वो ये सब करने में असफल रहे। पहाड़ियों ने जंगल काटने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हम अपना जंगल नहीं काटेंगे, यहाँ पे हम हल को छुएंगे भी नहीं, मतलब हम बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर खेती वगैरह करेंगे। और उनको ये लगता था कि अंग्रेज जो है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी ज़मीन से भगाना चाहते हैं। इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अंग्रेजों ने एक हथकंडा अपनाया जिसके अंतर्गत उन्होंने तय किया कि पहाड़ी लोगों के ऊपर वो आक्रमण करेंगे, लेकिन उस आक्रमण में जो अंग्रेजी लोग थे वो हार गए, पहाड़ी लोग उसमें जीत गए थे और अशांत बने रहे। जमींदारों ने उन्हें भूमि खेती का विस्तार करने के लिए काम पर रखा था। संथालों को यहाँ पे जितने भी जमींदार थे उन्होंने काम पर रखा था संथालों को, क्योंकि संथाल बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा काम भी किया करते थे और खतरनाक भी हुआ करते थे। अंग्रेजों ने संथालों को जंगल महल में बसने के लिए आमंत्रित किया और अंग्रेजों ने बोला कि पहाड़ी लोग तो हमारे से जा नहीं रहे हैं, क्या पता संथाल लोग से चले जाएं। तो संथाल लोग भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर पहाड़ी लोगों पे पहाड़ी इलाके में गए, जंगल को सफाया किया, वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया और जो भी पहाड़ी लोग थे उनको पीछे की ओर धकेल दिया जहाँ पर पूरी की पूरी बंजर जमीन थी। दूसरी ओर संथाल जंगल को साफ करने और जमीन की जुताई के लिए आदर्श बसने वाले प्रतीत हुए, मतलब वहाँ पर खेती करने लग गए और वहाँ पे बसने लग गए। संथाल बस्ती और खेती का धीरे धीरे विस्तार हुआ और पहरियाओं को पहाड़ी में गहराई तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह शुल्क आंतरिक और अधिक बंजर और चट्टानी ऊपरी पहाड़ियों तक ही सीमित थे। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे संथाल लोग ऊपर की ओर चलते हुए गए, जैसे जैसे विस्तार होता हुआ गया, वहीं पे पहाड़ी लोग जहाँ पर रह रहे थे उनको पीछे खिसकना पड़ा और वो ऐसी जगह चले गए जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं थी, बंजर भूमि थी, चट्टान थी, जहाँ पर वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से नहीं कर सकते थे। इसने उनके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे वे लंबे समय तक गरीब रहे। पहाड़ी लोग, यदि पहाड़ी जीवन का प्रतीक कुदाल था जिसका उपयोग वे झूम खेती के लिए करते थे, तो ऋषियों का जीवन हल की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब यहाँ पे आप ये जो है ये हमारा संथाल है, राइट। तो संथाल जो था उनका जीवन जो था आप बोल सकते हो उनका जीवन हल से संबंधित था और पहाड़ी लोगों का कुदाल से संबंधित था। कुदाल और हल के बीच में वाकई में बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सीमा कानून क्या था? इसे 19वीं शताब्दी के रैयत के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रतीक क्यों माना गया है? 3 कारण हमारे को बताने और ये पूरे भारत में 2016 में पूछा गया था, याद रखना है। तो 1859 में अंग्रेजों ने लिमिटेशन एक्ट पारित किया, मतलब सीमा शुल्क जो था
राइट, वो अधिनियम पारित किया था 1859 में, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें कहा गया था कि साहूकारों और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड केवल 3 वर्षों के लिए वैध रहेंगे। यह कानून समय के साथ ब्याज के संचय को रोकने के लिए बनाया गया था कि भाई ब्याज जो है वो ज़्यादा लंबा ना बना रहे। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे रैयत ने साहूकार से पैसे लिए और बोला कि भाई आप 3 साल तक बॉन्ड बनाओ, सिर्फ आपको 3 साल तक ही कर्ज देना पड़ेगा, उसके बाद कर्ज रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी साहूकार थे उन्होंने क्या किया, ऋण बॉन्ड को जो भी था, ठीक है, जो 3 साल का था उसको वापस रिन्यू कर दिया ताकि उनके पास और भी ज्यादा कर्ज आता रहे। हालांकि इस कानून को निम्नलिखित कारणों से उत्पीड़न का प्रतीक माना गया। क्यों? साहूकारों ने रैयत को हर 3 साल में एक नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। जब नए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए गए तो बचा हुआ शेष यानी मूल ऋण और ब्याज मूलधन के रूप में दर्ज किया गया, मतलब ये उनका खुद का पैसा था। साहूकारों ने कर चुकाने पर रसीद देने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। बॉन्ड में फर्जी आंकड़े दर्ज किए गए, कम कीमत पर किसान की फसल हासिल की और अंत में किसान की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया साहूकारों द्वारा। साहूकार बॉन्ड और कर्मों की नई व्यवस्था लेके आए। किसानों को दस्तावेजों का पूरा विवरण जाने बिना दस्तावेज पे अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था साहूकारों ने, राइट, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अगला याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं रिपोर्ट द्वारा दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के बिना आलोचनात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पे मार्क को तर्क देना है, या फिर दूसरे वे में पूछा जा सकता है 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में गहन बहस का आधार क्यों बनी थी, 2013 में पूछा गया था। 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट का वर्णन करें। तीनों प्रश्न है, मतलब अलग अलग वे में पूछे जा सकते हैं। इसका एक ही आंसर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इसने 18वीं सदी के अंत में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रकृति और परिणामों के बारे में हमारी अवधारणा को आकार देना जारी रखा। इसने भारत में कंपनी शासन की प्रकृति पर गहन संसदीय बहस का आधार बनाया। मतलब यहाँ पर ऐसा माना गया था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही है और लोगों के मन में लालच बढ़ रहा है, कंपनी ठीक से प्रशासन जो कार्य है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए 5वीं रिपोर्ट भेजी गई थी। और जिस तरह से जमींदारों द्वारा वापिस अपनी जमीन को वापिस हथियार जो लिया जा रहा था उसके लिए भी 5वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। 5वीं रिपोर्ट में निहित साक्ष्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यह एक आधिकारिक रिपोर्ट है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से पढ़ना और विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें इसकी जो रिपोर्ट की प्रमुख कमियां थी वो हम डिस्कस करते हैं। 5वीं रिपोर्ट में पारंपरिक जमींदारी शक्ति के पतन और जिस दर से जमींदार अपनी जमीन खो रहे थे उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ठीक है, ये कमी थी रिपोर्ट में, ये पेश किया गया कि जमींदार जो हैं जो भी अपनी जमीन खो रहे थे, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जमींदारों को हमेशा विस्थापित नहीं किया गया था क्योंकि वह अपनी जमीन को बनाए रखने के लिए स्वदेशी तरीकों का इस्तेमाल करते थे। स्वदेशी तरीके मतलब खुद के लोग भेज देते थे और खुद ही के लोग वो जमीन खरीद लेते थे बहुत ही कम दामों में। रिपोर्ट पक्षपाती थी क्योंकि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन को उजागर करना चाहती थी, मतलब पक्षपात कर रही थी। आगे हमारा प्रश्न है, जोतदार ने 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में जमींदारों को अनिवार्य रूप से कमजोर कर दिया था। कथन का समर्थन करना है और तर्क देना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दूसरे में पूछा जा सकता है 18वीं शताब्दी के अंत में जोतदार की स्थिति का वर्णन करना है। ये ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया था। पूरे भारत में 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसके आंसर पे हम चलते हैं। 18वीं शताब्दी में जब कई जमींदार संकट का सामना कर रहे थे तो अमीर किसान का एक समूह जोतदार के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे जोतदार आपको याद रखना है, जोतदार कौन है? अमीर किसानों को बोला गया है। गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। कौन? जोतदार। जमींदारों के विपरीत जोतदार गांव में रहते थे और जमींदार शहर में रहा करते थे, और इस तरह गांव की आबादी पर ज्यादा अच्छा प्रभाव जो था वो जोतदार का था। जोतदार ने भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था। उन्होंने स्थानीय व्यापार, साहूकारों के ऊपर नियंत्रण, गरीब काश्तकारों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया और उनकी भूमि पर बटाईदार के माध्यम से खेती की गई। मतलब आप बोल सकते हो जोतदार जो थे वो खुद खेती नहीं करते थे, वो क्या करते थे? बटाईदार को रखते थे। मतलब जैसे दूसरे जो किसान होते हैं वो दूसरों की खेती पे जाके खेती करेंगे और जिसकी वो जमीन होगी उसमें से कुछ हिस्सा वो जोतदार ले लेगा और कुछ हिस्सा जो है बटाईदार के पास चला जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो भत्ते पे जो जमीन दी जाती है। उन्होंने जमींदारों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकते हुए गांव की जमा को बढ़ाने के लिए जमींदारों के प्रभाव का जमकर विरोध किया। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जोतदार एक भूमिका निभाते थे। जोतदार क्या करते थे कि भाई वो बोलते थे
गाँव वालों से कि आप क्या करो, आप अपना ब्याज या फिर जो भी कर आपको देना होता है, मतलब जो भी बंदोबस्त लगाया गया, आप उसको जमा मत करो। तो ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती थी, तो इससे ज़मींदारों का जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया। उन्होंने जानबूझकर ज़मींदारों को राजस्व के भुगतान में देरी करने लगे। वास्तव में जब राजस्व का भुगतान करने में विफलता के लिए ज़मींदारों की संपदा नीलाम की जाती थी, तो जोतदार उसमें फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि उनकी संपत्ति उनके द्वारा ही खरीद ली जाती थी। इसने उत्तर बंगाल में जोतदारों को सबसे शक्तिशाली बना दिया था। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा 14वां प्रश्न है, उच्च राजस्व मांगो और अपनी भूमि की संभावित नीलामी के दबाव से बचने के लिए जमींदारों द्वारा बनाई गई 2 रणनीतियों की व्याख्या करनी है, जो कि 2009 में ऑल इंडिया पूछा गया था। तो जमींदारों ने उच्च राजस्व मांग और अपनी संपदा की संभावित नीलामी के दबाव से बचने के लिए कई सारे तरीके ईजाद किए, कई सारे तरीके अपनाए। ऐसे ही एक योजना थी फर्जी बिक्री। इसमें कौशल और देखभाल की आवश्यकता वाली चाल की एक श्रृंखला शामिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया था कि महिलाओं की संपत्ति की नीलामी नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्धमान के राजा ने अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम पर कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ ये समझिएगा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके अपनाते थे। तो यहाँ पे जब जमीन की नीलामी की बात आती थी, तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार अपनी माताओं के नाम पर या फिर अपनी माता, ठीक है, जो भी उनकी बहन है उनके नाम पे कर देती थी, और अंग्रेज जो थे वो कभी भी औरतों की संपत्ति नीलाम नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक फायदा इनका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम बात करें, फर्जी बिक्री करते थे। फर्जी बिक्री मतलब खुद के ही आदमी भेज देते थे और वो आदमी बोली तो लगा देते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, तो इस प्रकार भी अपनी जमीन को बचा लिया करते थे, या फिर अपने ही कुछ आदमी वहां पर भेज दिया करते थे। राजा के एजेंटों ने नीलामी की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही चतुराई से नियंत्रित किया। मकान मालिक मतलब आप बोल सकते हो जमींदारों का जो एजेंट था, अन्य खरीदारों को पछाड़कर नीलामकर्ता की संपत्ति खरीद लेता था। हालांकि उसने खरीदी राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता था, इसलिए संपत्ति को फिर से बेचना पड़ता था। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता था। नीलामी की यह अंतहीन प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और राज्य को अन्य नीलामियों के साथ इसे समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में संपत्ति को कम कीमत पर जमींदार को वापस दे दिया जाता था। तो इस तरह जमींदार जो थे वो अपनी संपत्ति बचा लेते थे। भाई यहाँ पे हमारा 8 अंक वाला प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2017 में पूरे भारत में ये प्रश्न पूछा गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बाद जमींदार नियमित रूप से भू राजस्व की मांग का भुगतान करने में विफल रहे। इसके कारण और परिणामों की हमारे को जांच करनी है। तो बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखिए 8 अंक वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर भी बहुत लंबा होगा। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था 1793 में। इस व्यवस्था के तहत जमींदार किसानों से राजस्व वसूल करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते थे। कंपनी के अधिकारियों ने महसूस किया कि एक निश्चित राजस्व मांग जमींदारों को सुरक्षा की भावना देगी और उनके निवेश पर रिटर्न की आश्वासन भी देगी। उन्होंने अपनी संपदा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्थायी बंदोबस्त के बाद के शुरुआती दशकों में हालांकि जमींदार नियमित रूप से राजस्व की मांग और जमा हुए बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे थे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। क्योंकि जोतदार जो थे, एक तो वो फोर्स करते थे लोगों के कि आप क्या करो भाई, आप अपना कर जो है जमा ही मत करो। तो इसमें से भुगतान करने में असफल क्यों रहे, वो कारण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआती मांगे बहुत ज्यादा थी। स्टार्टिंग में हमने बोला था स्थायी बंदोबस्त जो था उसको अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये महसूस किया गया था यदि मांग आने वाले सभी समय के स्थिर रहती है तो कंपनी कभी भी भूमि से बढ़ी हुई आय के हिस्से का दावा करने में सक्षम नहीं होगी। मतलब ये समझ लो कि अगर किसान की जमींदारी में, मतलब आप बोल सकते हो किसान की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको आय भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो जमींदारों को भी पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अंग्रेजों को इसमें लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट तय कर रखा था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम ये जो स्थायी बंदोबस्त है हम उसको अस्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट करने वाले हैं। आगे यहाँ पर इस प्रत्याशित हानि को कम करने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को उच्च निर्धारित किया। मतलब यहाँ पे जो कम पैसे उनसे पहले उन्होंने तय किए थे वो ज्यादा बढ़ाने लगे, यह तर्क देते हुए कि कृषि उत्पादन का विस्तार होने और कीमतों में वृद्धि के साथ जमींदारों पर बोझ धीरे धीरे कम होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर फायदा बोल के हानि का दावा करते थे। यह उच्च मांग 1790 के दशक में लगाई गई थी, एक समय जब कृषि उपज की कीमत कम थी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को उनका बकाया का भुगतान करना मुश्किल हो गया था। राजस्व अचल था, मतलब बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो था नहीं, पहले तो पर्टिकुलर अमाउंट तय किया गया था, बाद में नहीं था। फसल की परवाह किए बिना और समय पर भुगतान किया जाना था। मतलब यहाँ पे फसल चाहे आपकी अच्छी हो या फिर नहीं हो, पर आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। दरअसल सूर्यास्त विधि एक ऐसी विधि थी कि अगर सूर्यास्त विधि तक कर को जमा नहीं किया गया तो जमींदार की जितनी भी जमीन है, संपत्ति जो है, उसको नीलाम कर दिया जाएगा। भू राजस्व मांगों को पूरा करने में विफलता के बाद के परिणाम क्या थे?
जब कोई राजा या जमींदार राजस्व की मांग का भुगतान करने में विफल रहता था, तो कंपनी का एक अधिकारी उसकी जमींदारी के पास जाता था, मतलब उसकी संपत्ति के पास जाता था और स्पष्ट निर्देश देता था कि जिले का कार्यभार संभाले और राजा या फिर जमींदार और उसके जितने भी अधिकारी होंगे सबसे प्रभावशाली उपयोग कराए। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति था, जब यहाँ पे भू राजस्व जमा नहीं कराते थे तो क्या था कि वो व्यक्ति उनके पास जाता था और बोलता था कि कहीं ना कहीं से आप क्या करो, हमारे को पैसे लाके दो। ये अंग्रेजों द्वारा ही बोला जाता था कि भाई उनको तो कर चाहिए ही चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके अधिकार को अपने अधीन कर लिया, मतलब यहाँ पे जमींदार की जितनी भी शक्ति थी, राजा की जितनी भी शक्ति थी, वो अपने अधीन कर लिया और उनकी स्वायत्ता को प्रतिबंधित कर दिया। मतलब आप बोल सकते हैं उनकी जितनी भी स्वतंत्रता थी उसको उसके ऊपर रोक लगा दी। जमींदारों की टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी अदालतों को कंपनी द्वारा नियुक्त एक कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। मतलब आप बोल सकते हो सीमा शुल्क जो लगाया गया था, ठीक है, यहाँ पे उनकी जितनी भी टुकड़ियां थी उसको भंग कर दिया गया था। अब यहाँ पर अगर कोई भी आवाज उठाता है तो कलेक्टर उसको देखेगा। जमींदारों ने स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस को संगठित करने की अपनी शक्ति पूरी पूरी तरह से खो दी थी। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ कई जमींदार संकट का सामना कर रहे थे, वहीं अमीर किसानों का एक समूह जिन्हें जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी अपनी स्थिति जो थे वो बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय व्यापार के साथ साथ साहूकारों पर भी अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र के गरीब किसानों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि जोतदार अमीर किसान थे। इनके अलावा जमींदारों की संपदा भी राजस्व भुगतान करने में विफलता के लिए नीलाम की गई थी और उस समय जोतदार खरीदारों में से थे, क्योंकि वह उत्तर बंगाल में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कौन? जोतदार। मतलब अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जोतदार की जब संपत्ति नीलाम होती थी, सॉरी, जमींदार की जब संपत्ति नीलाम होती थी, जोतदार इसमें फायदा उठाते थे, क्योंकि जोतदार द्वारा ही जमींदारों की जमीन जो थी वो खरीद भी लिया करते थे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। आपको अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।